नमस्कार दोस्तों, आप सबका हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल महामना इंस्टीट्यूट पे। कैसे हो आप लोग? पहले तो ये कमेंट करके बताओ कैसे हो आप सभी लोग। और दूसरी चीज़, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने साथ साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। और जैसा कि हमको पता है, आज हम लोग फिर से एक इंग्लिश की क्लास लेके आए हैं आप सबके सामने। तो बच्चे, आज मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आज जो पढ़ाऊंगा बहुत ही सटीक और बहुत ही सॉलिड और शॉर्टकट्स के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा आप लोग को दिख रहा होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चे, दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लो, वो बनेगा तो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से बनेगा। जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, आप याद रख लेना, वो दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, वो उन्हीं 8 पार्ट ऑफ स्पीच के माध्यम से बनेगा, अन्यथा वो नहीं बन पाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो चलिए आइए एक बार फिर से जुड़ जाते हैं, और हाँ, लाइक जरूर करना। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं सबसे पहले अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो पहले आप लोगों को पता है कि हमारे टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसमें पहले बात करें नाउन की, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो नाउन होता है। ठीक है, नाउन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसका जो सब्जेक्ट होता है और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, वो किसकी मदद से बनता है? तो आप बोलोगे सर नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन नहीं तो उसकी जगह पे कौन जाता है? प्रोनाउन जाता है, हम सबको पता है। तो नाउन की मदद से ही दुनिया का हर एक सेंटेंस होता है। आप सब लोग स्कूल में डेफिनेशन पढ़ते हो, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन ये डेफिनेशन बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग के बाद जब हम बात करते हैं एनिमल की, पहले तो एनिमल मेंशन नहीं है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फीलिंग। ये फीलिंग भी हमारी नाउन के अंतर्गत आती है। और याद रखना, आज की क्लास में मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स दूंगा नाउन की पहचान के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं नाउन क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि नाउन आपका जो होता है वो नेम होता है। किस चीज का नेम? चाहे वो नेम हो, चाहे किसी पर्सन का, चाहे वो किसी प्लेस का, चाहे वो किसी वस्तु का, चाहे वो किसी एनिमल का, और यहां तक कि चाहे वो किसी फीलिंग का नेम हो, चाहे वो किसी फीलिंग का नेम हो। याद रखना, इसी को हम लोग कहते हैं नाउन। इसलिए एक शॉर्टकट में हम नाउन को कह देते हैं कि सर नाउन जो होता है वो एक नेमिंग वर्ड होता है, यानी हर वह चीज जिसका हम नाम रखते हैं उसी को हम लोग कह देते हैं नाउन। जैसे बच्चे ये याद रखो, मेरे हाथ में ये मार्कर है और ये डस्टर है। भैया इसका नाम डस्टर क्यों नहीं है और इसका नाम मार्कर क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है मार्कर मतलब ये, डस्टर मतलब ये, तो इनका ये फिक्स नेम है। तो ये सारे के सारे क्या हुए हमारे? नाउन। आपके हाथ में क्या है? फोन है ना? बिल्कुल, ये फोन भी क्या है? फोन इसी को कहते हैं, टेलीविजन को फोन नहीं ना कहेंगे। तो ये भी हमारा नाउन है। तो चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, जैसे मैं, आप, हम लोग का नाम है, ये पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, वाराणसी, पांडेपुर, अपना चौका घाट, हर एक प्लेस के नाम हो, चाहे वस्तु हो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, चाहे कोई एनिमल हो। मैं टाइगर को जिराफ तो नहीं ना बोलूंगा, टाइगर का एक फिक्स नेम है कि वो टाइगर है। चाहे वो फीलिंग, बात करते हैं फीलिंग की, क्योंकि ये 4 तो हम सबको पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा लव चेंजेस अ बीस्ट, लव चेंजेस अ बीस्ट, ये एक वाक्य है जिसमें लिखा है लव चेंजेस अ बीस्ट, प्यार बदल देता है एक जानवर को। तो बच्चे देखो, यहां पे इस वाक्य में ये पार्ट हमारा बन गया सब्जेक्ट, ये पार्ट हमारा बन गया वर्ब, और ये पार्ट हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनता है नाउन या प्रोनाउन का। भाई लव जो एक फीलिंग है वो असल में किसी चीज का नाम है, और आपको पता है, तो ये हमारा क्या बन गया? नाउन बन गया। लव चेंजेस अ बीस्ट, बीस्ट मतलब होता है जानवर, तो जानवर यहां पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो ये भी क्या हुआ? एक नाउन हुआ। तो लव चेंजेस अ बीस्ट। इसी तरीके से एक छोटा सा लाइन में और आपके सामने लिख रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं एक और बात लिख देता हूं। जैसे मैंने कहा राम इज एन ऑनेस्ट, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो बच्चे यहां पे मैंने देखा राम क्या है? तो राम एक बॉय है। तो बॉय है तो ये नाउन हो गया, ये ऑब्जेक्ट की जगह है। ठीक है, लेकिन ये बॉय कैसा है? तो कहीं ना कहीं वो बॉय की विशेषता बता रहा है कि बॉय कैसा है? बॉय ईमानदार है। तो यहां पे ये क्या बन गया? एडजेक्टिव, क्योंकि बॉय की विशेषता बता रहा है। आपको पता है कि कोई भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव। लेकिन इसी एडजेक्टिव को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया
लिया और इसका थोड़ा सा रूप बदल दिया और मैंने अब एक सेंटेंस लिख दिया ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसा आप सब लोग जानते हो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी है एक सबसे अच्छी प्रथा। ईमानदारी एक सबसे अच्छी प्रथा है। तो भाई यहां पे देखा जाए तो इज यहां पे मेन वर्ब है। याद रखना इज हेल्पिंग वर्ब नहीं, इज मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब तब होता है जब इसके बाद कोई आईएनजी V1 प्लस आईएनजी वाला वर्ब आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब बनता है, लेकिन इसके बाद कोई वर्ब नहीं आया तो यही आपका मेन वर्ब बन गया। अब इसके पहले ये पार्ट बन गया हमारा सब्जेक्ट, और आपको पता है सब्जेक्ट बनता है नाउन या प्रोनाउन का। बच्चे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी तो एक भाई हमारी एक क्वालिटी है और उस क्वालिटी का नाम हमने रख दिया ऑनेस्टी, तो इसलिए यहां पे ऑनेस्टी क्या बन गया हमारा? नाउन बन गया। इज द होता है आर्टिकल, और आपको पता है आर्टिकल जब भी आता है वो किसी ना किसी नाउन के लिए आता है, और यहां पे नाउन क्या है? नाउन है पॉलिसी। ये जगह पूरी की पूरी जगह ये किसकी है? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन या प्रोनाउन आना जरूरी है, तो यहां पे ये आ गया हमारा नाउन। ठीक है, अच्छा पॉलिसी है, लेकिन पॉलिसी कैसी है? तो आप बोलोगे सर बेस्ट है, तो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी की विशेषता बता रहा है नहीं एक पॉलिसी कैसी है, तो यहां पे ये बन गया क्या? आप बोलोगे सर एडजेक्टिव, तो यहां पे ये होता है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल ले लो, फ्रेंडशिप। आपने बोला फ्रेंड, फ्रेंड तो एक नाउन है, फ्रेंड तो एक नाउन है क्योंकि भाई जो एक लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग तो नाउन होता है, लेकिन इसी फ्रेंड में मैंने क्या जोड़ दिया? शिप, फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप क्या है? आपके और मेरे बीच में जो फ्रेंडशिप है उसको मैंने एक नाम दे दिया, उस दोस्त उस रिलेशन को, उस फीलिंग को मैंने एक नाम दे दिया, क्या? फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप भी एक नाउन होता है, याद रखिएगा मेरी बात। ठीक है, अब मैं बात करता हूं हिंट की। तो बच्चे याद रखना कि जो तीन शब्द होते हैं, एक हु, एक हुम और एक व्हाट, हु, हुम और व्हाट, ये तीन शब्द ऐसे होते हैं जो नाउन का जवाब देते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, ये तीन शब्द ऐसे होते हैं जो नाउन का जवाब देते हैं। बच्चे हु और हुम ये आपका सब्जेक्ट की जगह पे जवाब देता है और ये आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे जवाब देता है, लेकिन ये हु और ये हुम आप जब भी देखोगे तो ये जवाब किसका देगा? किसी ना किसी पर्सन का। हु और हुम, मैंने आपसे पूछा हु कॉल्ड यू यस्टरडे, आपको किसने कॉल किया था यस्टरडे? तो आप बोलोगे राम ने कॉल किया था, तो हु का जवाब राम से मिला और राम क्या हो गया? एक नाउन। तो याद रखना हु सब्जेक्ट की जगह पे यानी इस पार्ट में आता है, हुम कहां आता है? ऑब्जेक्ट की जगह पे। जैसे मैंने कहा आई मेट राम, आई मेट राम। अब देखो यहां पे मेट क्या, मेट क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की जगह पे नाउन या प्रोनाउन आता है, तो यहां पे ये आई क्या है? आई यहां पे प्रोनाउन है, आई यहां पे प्रोनाउन है। अच्छा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं। चलो ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया आई मेट राम। अब ये मेट है वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यहां पे आई जो सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे नाउन है कि प्रोनाउन है? तो आप बोलोगे सर ये आई मेरे को दर्शा रहा है, मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करे उसी को कहते हैं प्रोनाउन। अच्छा मैं किससे मिला था? तो आप बोलोगे सर राम से, तो कहीं ना कहीं ये हुम का जवाब दे रहा है। तो याद रखना हुम आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है और किसके लिए आता है? तो पर्सन के लिए, तो ये हुम हो गया। ठीक है, उसी तरीके से मैंने बोला राम कॉल्ड मी यस्टरडे, राम कॉल्ड मी यस्टरडे, तो आप बोलोगे हु कॉल्ड यू यस्टरडे? हु कॉल्ड मी यस्टरडे, तो ये हु का जवाब कौन देता है? तो याद रखना नाउन देता है। हुम का जवाब कौन देता है? तो नाउन से देता है। ठीक है, लेकिन ये हु और हुम सिर्फ और सिर्फ पर्सन का जवाब देते हैं। अब बात करते हैं सर मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट का। बच्चे पर्सन अगर है तो आपका हु और हुम देगा। हु कहां देगा? सब्जेक्ट के स्थान पे, हुम कहां देगा? ऑब्जेक्ट के स्थान पे। लेकिन जब बात करते हैं व्हाट की, तो व्हाट पर्सन छोड़ के बाकी सब का जवाब कौन देता है? आप बोलोगे व्हाट देता है। जैसे कि मैंने यहां पे बोला, मैंने आपको यहां पे पूछा आपसे एक बात बताओ, व्हाट चेंजेस अ बीस्ट? मैंने पूछा आपसे व्हाट चेंजेस अ बीस्ट। व्हाट मतलब क्या?
क्या ऐसी क्या चीज है जो बदल देता है एक बीस्ट यानी कि जानवर को? क्या बदल देता है? तो आप बोलोगे सर लव बदल देता है। तो व्हाट का जवाब लव से आया, और जो भी शब्द व्हाट का जवाब दे वो शब्द क्या होता है? आपका नाउन होता है। यहां पे मैंने लिखा था ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब जरा आप मुझे बताओ व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? भाई साहब जरा आप लोग मेरे को बताओ जल्दी से कि व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। भाई व्हाट का जवाब ऑनेस्टी से आ रहा है कि नहीं? तो आप बोलोगे सर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और जो भी शब्द व्हाट का जवाब दे तो वो शब्द क्या होता है? नाउन होता है। याद रखना। तो मैंने आपको 3 शब्द सिखाए, एक हु, एक हुम और एक व्हाट। ये 3 शब्द ऐसे होते हैं जो कि किसका जवाब देते हैं? आप बोलोगे सर नाउन का, और मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। इसी तरीके से एक और सेंटेंस में लिख देता हूं आपके सामने। मैंने लिखा I have a car, I have a car, मेरे पास है एक कार। अब मैं पूछूं ये कार क्या है? तो भाई देखो I क्या है? I तो सब्जेक्ट के स्थान पे एक प्रोनाउन है। उसके बाद हैव क्या है बच्चे? ये हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये हैव यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद बात करें ए की, ए तो होता है आर्टिकल, और इतना तो आपको पता है आर्टिकल जब भी आता है किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि ये क्या है? नाउन है। लेकिन मैंने आपको जो हिंट दिया उस हिंट पे भी काम करेंगे। मैंने पूछा आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है? तो अब आपका जवाब आएगा सर मेरे पास कार है। तो कहीं ना कहीं ये व्हाट का जवाब दे रहा है कि नहीं? कार। और अगर व्हाट का जवाब जो भी शब्द देता है वो शब्द क्या बन जाता है? नाउन। तो आई होप ये नाउन समझ में आ गया होगा कि याद रखना बस इतना कि दुनिया का कोई भी शब्द हो, अगर कोई पर्सन है तो हु और हुम का जवाब देगा, और अगर कोई वस्तु है या कोई फीलिंग है तो वो किसका जवाब देगा? व्हाट का। ठीक है, चलो मैंने पूछा, मैंने एक सवाल लिखा आपके सामने, लाफ्टर, लाफ्टर, कर्स, कर्स, स्ट्रेस, स्ट्रेस, लाफ्टर कर्स स्ट्रेस। मैंने बोला लाफ्टर कर्स स्ट्रेस, यानी कि ये पार्ट क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। कर्स, कर्स मतलब होता है ठीक कर देता है। ठीक है, ठीक कर देना। तो ये क्या हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि SEIS लगा है ना, तो किसी भी वर्ब के लास्ट में SEIS लगे तो वो V1 प्लस SEIS यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक। अच्छा, लाफ्टर क्या ठीक करता है? स्ट्रेस। तो ये हमारा किसकी जगह हो गई? ऑब्जेक्ट की। अब बताओ मैं पूछूं अगर आपसे कि क्या चीज है जो ठीक कर देता है स्ट्रेस को, बोले तो तनाव को, ऐसी क्या चीज है जो तनाव को ठीक कर देता है? तो आपका जवाब आएगा सर लाफ्टर ठीक कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं व्हाट का जवाब दिया, और व्हाट का जवाब दिया तो ये वर्ड क्या बन गया अपना? नाउन। अच्छा, ये वर्ड बना कैसे? तो आपको पता है ये वर्ड बना है लाफ से, और लाफ की बात करें तो लाफ एक वर्ब होता है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा शब्द जिसमें एक एक्शन हो, बच्चे हंसने में तो एक एक्शन होगा ना, आप हंस रहे हो, हंसने में तो एक्शन होगा, और एक्शन वाला वर्ड क्या होता है? वर्ब। ठीक है, तो यहां पे व्हाट का जवाब दिया दो, लेकिन मैंने लाफ को क्या कर दिया? ER लगा दिया, तो ये बन गया लाफ्टर। अच्छा, लाफ्टर ठीक कर देता है, क्या ठीक कर देता है? तनाव यानी कि स्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं ये भी व्हाट का जवाब दे रहा है, और व्हाट का जवाब दे रहा है तो ये शब्द क्या बन गया अपना? नाउन बन गया। तो आई होप ये नाउन समझ में आया होगा आपको कि नाउन क्या है। नाउन होता है सर एक नेमिंग वर्ड, जिस भी चीज का अगर आप नाम रखते हो तो वो हो जाता है नाउन। अच्छा, नाउन की हिंट क्या थी? हु, हुम और व्हाट। जहां हु और हुम पर्सन का जवाब देता है, और वही व्हाट किसका जवाब देता है? किसी भी चीज का। पर्सन छोड़ के बाकी सबका जवाब कौन देगा? व्हाट। तो याद रखना ये 3 शब्द, ये 3 शब्द आप लोग याद रखिएगा। मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं, एक तो हु होता है, एक होता है हुम, और एक होता है आपका व्हाट। ये 3 शब्द होते हैं आपके, ये याद रखिएगा। चलो आओ, अगला शब्द है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो जैसे मैंने बोला प्रोनाउन क्या होता है, तो आप लोग का स्कूल का डेफिनेशन याद आ जाएगा कि सर प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसको, जो आपका यूज होता है किसके स्थान पे? नाउन के स्थान पे। आपको यह बात पता है कि इंग्लिश में कभी भी रिपीटिशन अलाउ नहीं होता, शब्दों का रिपीटिशन जो होता है वो अलाउ नहीं होता, इसलिए बार बार एक स्थान पे, बार बार एक सेंटेंस में हम नाउन का जिक्र नहीं कर सकते, इसलिए उसकी जगह पे हमको क्या यूज करना पड़ता है?
प्रोनाउन। प्रो मतलब पहले, प्रो मतलब पहले और नाउन मतलब नाउन के स्थान पे। तो नाउन के स्थान के पहले जो वर्ड आ जाता है उसी को कहते हैं प्रोनाउन। तो इसीलिए मैंने प्रोनाउन का डेफिनेशन लिख दिया, इट रिप्रेजेंट्स अ नाउन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको दर्शाता है? तो सर ये नाउन को दर्शाता है। जैसे मैंने बोला आई हैव अ कार, बट कंजंक्शन मैंने लगा दिया, बट आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव इट। मैंने लगा दिया हाउ टू ड्राइव इट। अब बताओ ये आई हैव अ कार बट आई डोंट नो, एक एक शब्द को समझना। आपका यहां पे क्या है, आई क्या है सर, सब्जेक्ट के स्थान पे है और ये आई है एक प्रोनाउन। हैव क्या है सर, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है, कार है, तो उसका मतलब ये क्या बन गया, नाउन। बट क्या है सर, बट एक कंजंक्शन है जो एक जैसी चीजों को जोड़ता है। अगर इधर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो इधर भी तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि ये आई यहां पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट में पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। डोंट का मतलब होता है डू नॉट, डोंट का मतलब होता है डू नॉट। तो डू यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, और जो नॉट होता है ना, नॉट एक एडवर्ब होता है। नॉट क्या होता है, एडवर्ब। नो क्या होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई डोंट नो हाउ यहां पे एक तरीके से यहां पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। और टू ड्राइव तो एक आप लोग ने सुना होगा इन्फिनिटिव, एक वर्ड आप लोग ने सुना होगा इन्फिनिटिव, जो कि होता है 2+V1। इन्फिनिटिव होता है ना 2+V1, नॉन फाइनाइट वर्ब, तो ये इन्फिनिटिव है। अच्छा ये इट क्या है, ये इट बच्चे यहां पे आपका प्रोनाउन है। अच्छा प्रोनाउन आता है तो किसी ना किसी नाउन के लिए आता है, तो ये किसके लिए आया है, बिल्कुल सही जवाब है बच्चे, ये इट आया कार का। मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता था कि आई हैव अ कार बट आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव द कार। मैं ये भी बोल सकता था आई हैव अ कार बट आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव द कार, ठीक है। लेकिन भाई द कार बार बार रिपीट हो रहा है। इसी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, इसी रिपीटिशन को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। प्रोनाउन क्या होता है सर, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। किसको दर्शाता है सर, नाउन को दर्शाता है। समझ में आया, जो नाउन के लिए आ जाता है। जैसे मैंने बोला इट इज अ मार्कर, आपने पूछा सर आपके हाथ में क्या है, मैंने बोला बच्चे मेरे हाथ में तो मार्कर है, इट इज अ मार्कर। तो भाई ये इट किसकी बात कर रहा है, तो मार्कर की बात कर रहा है ना। मेरे सामने आप लोग बैठे थे, मैंने बोला कि स्टूडेंट्स, तो आप लोग स्टूडेंट्स थे, मैंने बैठा थे, लेकिन बार बार मैं स्टूडेंट्स नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, या तो मैं दे बोलूंगा ना, दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, या फिर मैं क्या बोलूंगा, यू भी तो बोलूंगा। अगर ये आपकी बात करूं तो मैं बोलूंगा यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। मैं यू एक के लिए भी करूंगा और यू मैं ढेर सारे बच्चों के लिए भी बोल सकता हूं। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि प्रोनाउन क्या होता है। समझ में आया सबको? चलो भाई आगे देखते हैं, प्रोनाउन के बाद देखते हैं प्रोनाउन के बाद क्या आएगा। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव। याद रखना पहले यहां पे जो डी वर्ड रहता है ये साइलेंट होता है। आप लोग को ये सारी चीजें जाननी चाहिए कि क्या साइलेंट है क्या नहीं साइलेंट है। तो इसका जो उच्चारण है एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है सर, ये एक ऐसा शब्द है जो क्वालिफाई करता है, इट क्वालिफाइज, या फिर हम कह देते हैं इट गिव्स इंफॉर्मेशन, ये जानकारी देता है, ये विशेषता बताता है। लेकिन किसकी विशेषता बताता है, तो आप बोलोगे ऑफ अ नाउन, तो वो एक नाउन की विशेषता बताता है। अच्छा नाउन की विशेषता बताता है तो नाउन के स्थान पे क्या आता है, नाउन के स्थान पे हम प्रोनाउन को रखते हैं ना, तो इसलिए नाउन के अलावा ये प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। जैसे मैंने बोला शी इज इंटेलिजेंट, वो क्या है, इंटेलिजेंट है, तो कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंट वर्ड शी की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा इंटेलिजेंट क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। अब मैं और बेहतरीन एग्जांपल्स दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला आई हैव अ रनिंग शूज,
मेरे पास है एक दौड़ने वाला जूता। ठीक है, चलो अब समझना, आई हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पे ये क्या बन गया, प्रोनाउन। हैव हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ए हो गया आर्टिकल। अच्छा, आर्टिकल किसके लिए आता है, आप बोलोगे सर नाउन के लिए आता है। आओ चेक कर लेते हैं नाउन क्या है, ये है कि ये है। अगर मैं कहूं आई हैव अ रनिंग, तो आप बोलोगे सर नहीं ये तो अच्छा नहीं लग रहा ना बोलने में, आई हैव अ रनिंग क्या है ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बोलूंगा आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है, तो मेरे पास शूज है। तो अब व्हाट का जवाब कौन दे रहा है, शूज। तो व्हाट का जवाब जो देता है वो क्या होता है, नाउन। तो ये आर्टिकल किसके लिए आया, शूज के लिए आया। अच्छा, आप लोग आज तक पढ़ते थे कि भाई ये रनिंग जो होता है ये V1 प्लस ING है। रन, रन मतलब दौड़ना, दौड़ने में एक्शन हो रहा है तो ये V1 प्लस ING। लेकिन यहां पे ये V1 प्लस ING नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसी सेंटेंस की जगह एक और सेंटेंस लिख दूं एग्जांपल के तौर पे, मैंने लिखा बॉयज आर, द बॉयज आर, या दोज बॉयज आर रनिंग, दोज बॉयज आर रनिंग इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। तो भाई यहां पे आर हेल्पिंग वर्ब है और रनिंग यहां पे क्या बन गया, मेन वर्ब के साथ ING। तो यहां पे रनिंग तो आपका वर्ब बन गया, लेकिन अब की बार रनिंग क्या है, तो अब की बार देखो मेरे पास जूता है, मेरे पास शूज है। अच्छा बताओ ये शूज का काम क्या है, दौड़ने वाला शूज है। तो कहीं ना कहीं ये शूज की विशेषता बता रहा है। मेरे पास शूज कैसा है, दौड़ने वाला। जैसे आप लोग कहते हो मेरे को एक फॉर्मल शूज खरीदना है ना, तो फॉर्मल कहीं ना कहीं उस शूज की विशेषता बता रहा है। उसी प्रकार इस शूज की विशेषता बता रहा है ये V1 प्लस ING है, ये है तो V1 प्लस ING, लेकिन काम कैसा कर रहा है, एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का। और इसी का एक नाम रखा जाता है, जो कि आप लोग पढ़ते हो, इसी का एक नाम रखा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप लोग ने कभी पढ़ा होगा स्कूल के टाइम पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जब भी कोई V1 प्लस ING काम करे एडजेक्टिव का, उसको कहते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है। अब ये बात याद रख लेना आप लोग कि दुनिया का कोई भी वर्ड हो, अगर वो यूज वैसे हो रहा है, दुनिया का कोई भी वर्ड हो, अगर ये मत बोलना कि ये वर्ड आपका नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, वो देखो कि उस वाक्य में यूज कैसे हो रहा है, और उस यूज के ऊपर डिपेंड करता है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ में आ रहा है। तो आप आज के बाद से किसी शब्द को रटना मत, वो देखो यूज कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूं और फिर मैं अगले एग्जाम्पल पे, अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आता हूं। अगला जो वर्ड है वो है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है, तो याद रखना कि किसी भी वाक्य में अगर कोई क्या बताए, एक्शन, यानी कि अगर कोई कार्य हो रहा है किसी भी वाक्य में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन वाला वर्ब। जैसे मैंने बोला वी आर स्टडिंग इंग्लिश, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेजी। ठीक है, तो वी हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ये क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि भाई किसी नाउन को दर्शा रहा है ना, हम लोग को दर्शा रहा है तो प्रोनाउन। आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, स्टडी मतलब पढ़ना, पढ़ने में एक्शन होता है ना, इतना मेहनत करते हो आप लोग, कॉपी खोलते हो, लिखते हो, याद करते हो, इतनी मेहनत करते हो आप लोग, तो ये स्टडिंग V1 प्लस ING है, और V1 प्लस ING है तो ये आपका वर्ब है। अच्छा दूसरी चीज, ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब कैसा है, एक्शन, क्योंकि भाई स्टडी करने में एक एक्शन होता है, तो ये स्टडिंग आपका एक्शन वाला वर्ब है। मैंने बोला दे आर प्लेइंग, तो आपको पता है खेलने में भी एक एक्शन होता है। मैंने बोला वी हैव डन आर वर्क, हम लोग ने कर लिया है अपना कार्य। भाई वी हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पे आया है तो ये प्रोनाउन हो गया, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, डन, डू डिड डन, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस और ये परफेक्ट टेंस, V3 है ना, ये V3 है ये, तो डू डिड डन होता है तो ये V3 है। अच्छा डन मतलब कर लिया, और कोई भी कार्य कर लिया, करने में तो एक्शन होगा ना। जैसे यहां पे मान लो मैंने पढ़ा लिया तो मैंने एक एक्शन तो किया, आप लोग ने पढ़ लिया, आप लोग ने नोट्स बना लिया, तो नोट्स बनाने में भी तो एक एक्शन होगा। तो भाई साहब याद रखना ये एक एक्शन वाला वर्ब होता है। ठीक है, समझ में आया। चलो, लेकिन बच्चे एक्शन ही नहीं, एक्शन के अलावा भी एक चीज होता है। जैसे मैंने बोला आई हैव अ कार, जरा बताओ यहां हैव, जैसे हैव यहां हेल्पिंग
हेल्पिंग वर्ब था। क्यों हेल्पिंग वर्ब था? क्योंकि इसके बाद एक वर्ब आया था जो कि क्या था? मेन वर्ब। लेकिन यहां पे हैव आपका क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जब भी ये हैव मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि अब बताओ आई हैव अ कार, अगर मेरे पास एक कार है तो क्या इसमें कोई एक्शन है? आप बोलोगे नो सर, मेरे पास कार है तो कोई एक्शन नहीं है, लेकिन इस कार पे अधिकार किसका है? मेरा। तो याद रखना, वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं बताता, एक्शन के साथ साथ वर्ब एक और चीज बताता है जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हो? पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। ये अधिकार बता रहा है ना, इस कार पे अधिकार किसका? मेरा। मैंने बोला she has a guitar, उसके पास है क्या? गिटार। तो भाई जरा बताओ, उसके पास गिटार है तो कोई एक्शन हो रहा है? नहीं, ये तो भाई गिटार का अधिकार बता रहा है किस पे? she के। तो यहां पे ये क्या हुआ? पोजीशन। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा I own a big house, I own a big house, मेरे पास अधिकार है एक बड़े से घर पे। तो भाई एक बड़े से घर पे मेरे पास अधिकार है तो इसमें कोई एक्शन है? आप बोलोगे नो सर, तो यहां पे भी क्या हो गया? पोजीशन हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये पोजीशन मत बोलना, पोजीशन। ठीक है, चलो भाई, तो आई होप यहां तक की बात समझ में आई होगी। आप लोग वीडियो को पॉज करके और जो नोट्स बनाना होगा बना लेना, लेकिन याद रखना ये जो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत ही मुश्किल है, ये किसी किताब में नहीं लिखा होगा। अच्छा, ये वर्ब मैंने एक्शन बताया, पोजीशन बताया। अब मैंने एक और एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा शी इज अ टीचर, या फिर आई एम अ टीचर। जरा बताओ, इज यहां हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? बिल्कुल सही बात है, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब तब होता जब इसके बाद V1 प्लस ing होता है ना। तो अब बताओ, शी इज अ टीचर, इसका मतलब है वह है एक टीचर। अच्छा, वह एक टीचर है तो इसमें कोई एक्शन है? कोई नो एक्शन। वह एक टीचर है तो भाई ऐसा है क्या कि टीचर पे अधिकार उसी का है? क्या टीचर पे अधिकार उसी का है? नहीं, क्यों? मैं भी तो टीचर हूं ना यार। हाँ, तो इसीलिए यहां पे एक्शन भी नहीं है, यहां पोजीशन भी नहीं है, यहां पे क्या बता रहा है? स्टेट का मतलब होता है अवस्था। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। तो भाई यहां पे शी का अवस्था बता रहा है ना कि शी एक टीचर है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पे अवस्था बता रहा है कि शी एक टीचर है। तो याद रखना, वर्ब तीन चीजें बताता है। एक एक्शन जहां कार्य होता है, दूसरा हमारा बता रहा है वर्ब क्या? पोजीशन, और तीसरा हमारा बताता है स्टेट। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा शी रिजेंबल्स का मतलब होता है लुक्स लाइक हर मदर। अब देखो, शी रिजेंबल्स हर मदर या फिर शी लुक्स लाइक हर मदर, वह दिखती है अपने मम्मी के जैसी। ठीक है, आप भी तो हो ना, आप भी तो दिखते हो अपने मम्मी के जैसे या फिर पापा के जैसे। तो आप दिखते हो अपने पापा के जैसे या मम्मी के जैसे, तो एक बात बताओ, इसमें कोई एक्शन है? नहीं। क्या मम्मी या पापा की जैसा दिखना ये आपका अधिकार है? नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मम्मी पापा की जैसे नहीं दिखते हैं, जैसे कि मैं, है ना। तो यहां पे क्या बता रहा है? यहां पे शी का क्या बता रहा है? अवस्था। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो इसलिए यहां पे ये क्या हो गया? अवस्था, यानी कि स्टेट। तो याद रखना, आज के बाद से वर्ब तीन चीजें बताता है, एक एक्शन, एक पोजीशन और एक स्टेट। आपको फाइंड आउट करना है कि कहां एक्शन है, कहां पोजीशन है, कहां स्टेट है। चलो नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब पे। बच्चे एडवर्ब देखो, वर्ब में जो जानकारी को ऐड करे उसी को क्या कहते हैं? एडवर्ब। जो वर्ब में यानी क्रिया में कोई जानकारी ऐड करे उसी को कहते हैं एडवर्ब। लेकिन भाई कौन सा वर्ब? क्या एक्शन वाला वर्ब, क्या पोजीशन वाला वर्ब, क्या स्टेट वाला वर्ब? नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस वाले वर्ब में? एक्शन वाले वर्ब में। एक्शन वाले वर्ब में कोई भी डिटेल ऐड हो तो याद रखना वो क्या करेगा? वो ऐड कौन करेगा? एडवर्ब। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, मैंने पहले डेफिनेशन लिख दिया, इट एड्स डिटेल। डिटेल मतलब क्या? इंफॉर्मेशन या फिर जानकारी। इट एड्स डिटेल टू द वर्ब। और वर्ब में कौन सा वर्ब? तो आप बोलोगे सर
एक्शन वाला वर्ब। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यह जानकारी ऐड करता है किसमें? एक्शन वाले वर्ब में। अब देखो कैसे, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने बोला कि आई या राम हैज सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। सेंटेंस बिल्कुल सही है। राम ने सेलिब्रेट किया था अपना बर्थडे, तो ये राम हो गया सब्जेक्ट। अच्छा, हु हैज सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, तो आप बोलोगे क्या? राम। तो हु का जवाब मिला ना, तो हु का जवाब कौन देता है? नाउन। तो ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के स्थान पे ये नाउन हो गया। हैज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, सेलिब्रेटेड यहां पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अच्छा, सेलिब्रेट करने में एक्शन होता है कि नहीं? अरे यार, बर्थडे मनाते हो, बिल्कुल ताली बजाते हो, केक काटते हो, खाते हो सबको, और सबसे बड़ी बात गिफ्ट का इंतजार करते हो, है ना? तो इसमें एक एक्शन होता है। अच्छा, राम हैज सेलिब्रेटेड क्या? सेलिब्रेटेड व्हाट? राम हैज सेलिब्रेटेड व्हाट? बर्थडे। तो ये व्हाट का जवाब दे रहा है, और व्हाट का जवाब कौन देता है? नाउन। अच्छा, नाउन बर्थडे, लेकिन किसका बर्थडे? उसका बर्थडे। तो ये आपका एक एडजेक्टिव है और इसका नाम होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, राम हैज सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। अब मैं कुछ और चीजें ऐड कर रहा हूं। मैंने लिखा यहां पे हैप्पीली, HAPPILY, हैप्पीली मतलब खुशी से। राम ने सेलिब्रेट किया था अपना बर्थडे खुशी से, और कब किया था? तो मैंने लिख दिया यस्टरडे। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो, ये बताओ, सेलिब्रेट तो किया था, लेकिन कैसे सेलिब्रेट किया था? खुशी से। तो बिल्कुल सही है। तो यहां कहीं ना कहीं ये हाउ का जवाब दे रहा है ना। राम ने कैसे सेलिब्रेट किया था? हाउ डिड राम सेलिब्रेट हिज बर्थडे? तो आप बोलोगे सर, राम सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे हैप्पीली। तो ये हाउ का जवाब दे रहा है, और जो भी शब्द हाउ का जवाब देता है वो क्या होता है? एडवर्ब। हिंट मिल रहा है ना बच्चे? ईमानदारी से बोलना और लाइक कमेंट ये मत भूलना। ठीक है, तो राम ने सेलिब्रेट किया था अपना बर्थडे खुशी से। अच्छा, राम ने सेलिब्रेट तो किया था, लेकिन कहां किया था या फिर कब किया था? तो आप बोलोगे सर कल किया था। तो कहीं ना कहीं ये व्हेन का जवाब दे रहा है, और व्हेन का जवाब भी जो देता है वो क्या होता है? एडवर्ब। ठीक है, अब मैं इसके बाद एक लाइन और लिख देता हूं, इन द मॉल। ठीक है, कहां सेलिब्रेट किया था? मॉल में। तो ये तीन शब्द मिलके अब की बार वेयर का जवाब दे रहे हैं ना। तो याद रखना, वेयर का भी जो शब्द जवाब दे वो क्या होता है? एडवर्ब। भाई सेलिब्रेट किया, लेकिन कहां सेलिब्रेट किया? मॉल में। तो याद रखिएगा ये बात। ठीक है, तो हमने क्या सीखा सर? एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो विशेषता बताता है किसके बारे में? जो जानकारी देता है आपका एक्शन वाले वर्ब के बारे में। अच्छा, वो एक्शन कैसे हुआ, वो एक्शन कब हुआ, और वो एक्शन कहां हुआ, ये जानकारी देता है कौन? एडवर्ब। बच्चे, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है एडवर्ब के बारे में, जो कि मैं अगले क्लास में बताऊंगा। जब एडवर्ब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना बहुत है आपके लिए। समझ में आया ना ये बात? चलो भाई, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रीपोजिशन। सर प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। यह एक रिलेटिंग वर्ड होता है। क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड। इसको कहते हैं रिलेटिंग वर्ड। ये रिलेट करने का काम करता है। अब मेरे एग्जाम्पल पे गौर करिएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम वेंट। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? राम गया था, क्योंकि ये पास्ट है ना। वेंट क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट टेंस। अच्छा, ये बताओ, ये वर्ब कैसा है? एक्शन, पोजीशन या स्ट्रेट? राम गया था, अब बताओ एक्शन वाला है या पोजीशन या स्टेट? वेरी गुड, यहां एक्शन हो रहा है ना भाई, जाने में तो एक्शन होगा ना, तो इसलिए यहां पे एक्शन, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। चलो, कल की क्लास जिसने पढ़ी थी वो मेरे को बताएगा कि ये वर्ब कैसा है, आपका ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? वेरी गुड, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। लेकिन मेरे अंदर मची है खलबली। मैं बोलूंगा मेरे को यहां पे ऑब्जेक्ट लगाना है। मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, SHYAM, श्याम। क्या अब सेंटेंस हो पाएगा?
राम वेंट श्याम, क्या ये सेंटेंस हो पाएगा? जल्दी बताओ। तुम्हारी देखो, तुम बोल नहीं रहे हो, तुम मन ही मन बोल रहे हो, लेकिन मैं समझ लिया तुम्हारी सारी बात, मैं समझ लिया कि ये सब नहीं हो पा रहा। अच्छा, अरे बोलने में ही नहीं अच्छा लग रहा है यार, राम वेंट श्याम, ये क्या बात है ना? तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हुआ। लेकिन मैं हूं ढीठ, मैं बोलूंगा मेरे को ये श्याम को लगाना ही लगाना है। तो भैया ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लगाना ही लगाना है। तो भाई ऑब्जेक्ट किसका किसका होता है? तो कल की क्लास में मैंने बताया था सर, ऑब्जेक्ट दो चीजों की वजह से आता है, एक वर्ब की वजह से और एक, आप बोलोगे सर प्रीपोजिशन के वजह से भी तो ऑब्जेक्ट आता है ना? तो बिल्कुल सही बात है। तो याद रखना, प्रीपोजिशन आपका एक ऑब्जेक्ट लेकर आता है। प्रीपोजिशन जब भी आता है अपना ऑब्जेक्ट लेकर आता है। तो इसलिए मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट, यहां पे एक जगह लगा दिया और यहां पे एक मैंने प्रीपोजिशन लगा दिया। अब देखो यहां पे मैंने क्या प्रीपोजिशन लगाया, यहां मैंने टू लगा दिया, यहां मैंने फॉर लगा दिया, यहां मैंने और दिख रहा है? नहीं दिख रहा, चलो यहां पे और कॉमा कॉमा कर देता हूं। यहां मैंने बिफोर लिख दिया, यहां पे मैंने आफ्टर लिख दिया, यहां पे मैंने विथ लिख दिया, विथ, और यहां पे मैंने विदाउट लिख दिया। ये सारे के सारे मेरे प्रीपोजिशन हैं। अब बताओ इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन यहां पे लगाऊं? तो आप बोलोगे सर, अब देखो राम वेंट टू श्याम, कल की क्लास में मैं बताया था कि टू हमारा क्या बताता है? मंजिल बताता है ना, मेरे को जहां जाना होता है मैं क्या यूज करता हूं? टू। तो राम वेंट टू भी ठीक है, राम वेंट टू श्याम। मान लो जहां पे श्याम होगा राम वहां पे गया था, राम वहां पे गया था। तो राम गया था कहां? श्याम के पास, ठीक है। राम वेंट फॉर आ पाएगा? फॉर का मतलब होता है के लिए, राम फॉर का मतलब होता है के लिए। क्या पता श्याम कहीं पिट रहा हो तो राम तो जाएगा ना उसके लिए, उसको बचाने के लिए। तो इसका मतलब हो गया राम वेंट फॉर श्याम भी सही है, राम वेंट फॉर श्याम भी सही है। बिफोर का मतलब होता है के पहले। भाई क्या पता श्याम के पहले कौन चला गया? राम चला गया, तो ये भी सही है। आफ्टर मतलब होता है के बाद। क्या पता राम वेंट आफ्टर श्याम, श्याम के बाद कौन गया था? राम गया था, तो ये भी सही है। विद का मतलब होता है के साथ, विद का मतलब होता है के साथ, यानी राम श्याम के साथ गया था। और विदाउट का मतलब होता है के बिना, यानी राम श्याम के बिना गया था। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे प्रीपोजिशन यहां बैठ रहे हैं, और प्रीपोजिशन बैठा तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका बनता है सर? नाउन या प्रोनाउन का। तो श्याम क्या है? नाउन है ना, बिल्कुल सही बात है। तो समझ में आया है। अब देखो इस पूरे के पूरे वाक्य में यहां पे रिलेट कर रहा है किसको? राम को श्याम से, राम को श्याम से रिलेट कर रहा है कि नहीं? पहला सेंटेंस में राम श्याम के लिए गया, राम श्याम के साथ गया, राम श्याम के पहले गया, राम श्याम के बाद गया, राम श्याम के बिना गया, है ना? तो कहीं ना कहीं राम और श्याम को रिलेट कर रहा है कि नहीं? तो इसी का काम, ये काम किसका है? प्रीपोजिशन का। तो अब समझ में आया, प्रीपोजिशन सर एक रिलेटिंग वर्ड है जो रिलेट करने का काम करता है। किसको किसको? सर आपके प्रीपोजिशन के बाद में आए हुए ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के किसी और पार्ट ऑफ स्पीच से क्या करता है? रिलेट करता है। फिर से मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूं, ये एक रिलेटिंग वर्ड है जो अपने तुरंत बाद में आए हुए ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के किसी अदर पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेट करता है। जैसे यहां पे श्याम को किससे रिलेट किया था? राम से। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट से ही रिलेट करे, ये वर्ब से भी रिलेट कर सकता है। किससे कर सकता है? वर्ब से भी रिलेट कर सकता है, किसी और पार्ट ऑफ स्पीच, यानी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से ये क्या कर सकता है? रिलेट कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो याद रखना कि ये प्रीपोजिशन अपने से तुरंत बाद में आए हुए ऑब्जेक्ट को, भाई प्रीपोजिशन आ रहा है तो अपना ऑब्जेक्ट लेकर आएगा, प्रीपोजिशन आया तो अपना क्या लेकर आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को किसी और वर्ड से, किसी भी वर्ड से क्या करता है? रिलेट करता है, जोड़ता नहीं है, रिलेट करता है। जैसे राम को श्याम से रिलेट कर रहा था, है ना, हर सेंटेंस में। तो यही काम होता है प्रीपोजिशन का। तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। अगला वर्ड है कंजंक्शन। कंजंक्शन को आप लोग क्या कहते हो? सर कंजंक्शन एक कनेक्टिंग या फिर हमारा एक जॉइनिंग वर्ड है। कनेक्टिंग या फिर एक जॉइनिंग वर्ड है जो एक जैसी चीजों को जोड़ता है। समझ में आ रहा है? जो एक जैसी चीजों को जोड़ता है। जैसे मैंने बोला राम और श्याम, राम या फिर श्याम। मैंने बोला राम एंड श्याम, राम और श्याम। तो राम भी एक नाउन, श्याम भी एक नाउन, और उन दोनों को जोड़ा कौन? कंजंक्शन। मैंने बोला आपका एक सेंटेंस मैंने कहीं लिखा था, कोई नहीं। मैंने बोला ही इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। मैंने क्या बोला?
तुम हो, यू आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। तो स्मार्ट क्या है एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट क्या है एडजेक्टिव, और इन दोनों को जोड़ा कौन, कंजंक्शन एंड जोड़ा, है ना। तो याद रखना कंजंक्शन होता है कनेक्टिंग वर्ड या फिर ज्वाइनिंग वर्ड, और ये कनेक्ट या ज्वाइन किसको करता है, तो याद रखिएगा एक जैसी चीजों को ज्वाइन करता है, ठीक है। लास्ट वर्ड है इंटरजंक्शन। इसका कोई खास यूज नहीं है, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ वॉइस और नरेशन में है, लेकिन ये होता क्या है ये समझ लो। तो सर इंटरजंक्शन होता है सडन एक्सप्रेशन, सडन एक्सप्रेशन और फीलिंग, कोई भी एक्सप्रेशन या फिर कोई फीलिंग जो आपके अंदर से निकल कर आता है अचानक से, आप जानबूझकर नहीं निकालते हो, अचानक से निकल कर आता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरजंक्शन। जैसे कल से आईपीएल शुरू हो रहा है, तो भाई बच्चे कई लोग बोलते हैं वहां पे स्टेडियम में जाके कहते हैं ना हुर्रे, तो हुर्रे हम लोग जानबूझकर नहीं बोलते, वो जैसे ही धोनी ने 6 मारा या किसी टीम ने 6 मारा तो वो अचानक से निकल के आता है हुर्रे, तो दैट वर्ड इज नोन एज इंटरजंक्शन। कोई बच्चा यहां बैठा है, अब पीछे किसी ने उसको चिकोटी काट दिया, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, आउच, है ना। तो ये आउच जो वर्ड है OUCH, ये क्या हम जानबूझकर निकालते हैं, नहीं, ये अचानक से निकल के आता है, जानबूझकर ट्राई मत करना, आउच नहीं, आउच, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं इंटरजंक्शन। तो आई होप यहां तक की क्लास आपको समझ में आई होगी, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देखो और प्रॉपर नोट्स बना लो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई जो भी आपके मन में डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताना, आपके डाउट्स को मैं यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे वो डाउट अच्छा लगा तो मैं सीधे बोर्ड पे आपको डिस्कस करूंगा। तो आई होप अच्छा लगा होगा ये वीडियो। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, आप खुश रहो, अच्छे रहो और हमेशा मस्त रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय।